हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है रियल नंबर्स। तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके चलता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, होल नंबर से उसके बाद होल नंबर्स को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, फिर है इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारा होल नंबर्स तो आता ही है, प्लस नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव कर देते हैं। देखो -1 -2 -3 ऐसे करके लेफ्ट साइड सारे नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव हो गया। तो ये सब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार रिकैप कर लिए हैं। अब देखो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स तो कुछ अपना था, होल नंबर्स था कुछ और इंटीजर्स था। ठीक है, अब रैशनल नंबर को हम लोग इंटीजर्स के टर्म में ही डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं कि रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होगा। ठीक है, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर होगा, P और Q दोनों इंटीजर होगा और Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 अगर Q हो गया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसीलिए Q को 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है वो इंटीजर्स में आता है ना। तो हम क्या बोले, P और Q दोनों इंटीजर होगा, लेकिन Q अगर इंटीजर में 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। Z से इंटीजर को डिनोट करते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे कि 3/2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो 3/2 यहाँ पे 3 क्या है, 3 को P है और Q है 2। ठीक है, तो देखो P/Q के फॉर्म में लिख दिए और P और Q दोनों इंटीजर हैं, क्योंकि 3 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है और देखो Q 0 भी नहीं है, ये 2 है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। उसी तरह से 1/2 ये भी है रैशनल नंबर, क्योंकि इसको भी हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, P/Q। ठीक है, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर है और Q 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया रैशनल नंबर। अब देखो 0 भी है रैशनल नंबर। कैसे है 0 रैशनल नंबर? क्योंकि 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 0/1। ठीक है, अब देखो 0 क्या हो गया, P और 1 क्या हो गया, Q। ठीक है, तो इसको भी लिख दिए P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे P 0 है और Q 1 है और देखो Q 0 भी नहीं है। ठीक है, हाँ ऊपर 0 हो सकता है, P तो 0 हो ही सकता है, ऊपर 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे 0 हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये भी रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिख दिए, जहाँ पे P 0 है और Q 1 है। ठीक है, उसी तरह से 5 भी अगेन रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/1। देखो 5 P है और 1 क्या है, Q है, तो इसको भी P/Q के फॉर्म में लिख दिए, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर है और Q 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स का। अब देखते हैं कि इररेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो इररेशनल नंबर्स वही नंबर्स होता है जो रैशनल नंबर नहीं होता है। रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, है ना। और इररेशनल नंबर वो होता है जो रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी रैशनल नंबर नहीं है वो सब इररेशनल नंबर है। रियल नंबर का सेट में रैशनल और इररेशनल आता है। ठीक है, तो अगर रैशनल को हटा दे तो जो भी बचेगा वो इररेशनल होगा। इसका मतलब अगर इररेशनल नंबर रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब इररेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख रहे थे ना, जहाँ P और Q इंटीजर था और Q 0 के बराबर नहीं था। लेकिन इररेशनल नंबर रैशनल नंबर नहीं है, तो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफाई करते थे हम लोग 9 में कि कौन रैशनल है या कौन इररेशनल है, उसको 9 क्लास में आइडेंटिफाई करते थे। कैसे आइडेंटिफाई करते थे? उसका डेसिमल एक्सपेंशन देख के नंबर का। ठीक है, तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का ऐसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, जो रुक जाता है, जैसे कि यहाँ पर 5.6 है तो 5.6 है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, रुक गया है और नहीं आगे जा रहा है, टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते थे। और अगर कोई किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रैशनल नंबर होता था। ठीक है, तो इसका मतलब 5.6 ये भी टर्मिनेटिंग है, देखो रुक गया, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। 7.2, 1.5 तो ये सब क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब खत्म नहीं हो रहा हो, रुक नहीं रहा हो, ठीक है, चलते ही जा रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग भी, रीअकरिंग मतलब रिपीटिंग,
ख़त्म तो हो ही नहीं रहा है, प्लस रिपीट भी हो रहा है, कोई एक नंबर या कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे कि 1.444, यहाँ 1.4 के बाद 4 चलते ही जा रहा है, 4 टर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब अब यहाँ पर रुका नहीं, 4 चलते ही जाएगा और ये 4 ही चलते जाएगा हमेशा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ और रिपीटिंग भी हुआ, 4 रिपीट हो रहा है या रिकरिंग भी हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1.4 के ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब 4 रिपीट करते ही जा रहा है। तो इस तरह का अगर डेसिमल एक्सपेंशन हुआ नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, तो वो भी रैशनल नंबर ही होता था, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 2.1414 देखो 14 रिपीट हो रहा है, तो 14 के ऊपर बार लगा दिए, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसीलिए ये भी रैशनल है, ठीक है। अब देखो कोई कोई नंबर ऐसा होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, मतलब रुकता तो नहीं है, लेकिन रिपीटिंग नहीं होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग उसको कहते हैं, या नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो उस तरह अगर डेसिमल एक्सपेंशन हो, जैसे कि यहाँ पे देखो 2.2360, कोई भी डिजिट यहाँ रिपीट हो रहा है, ऐसा है जैसे कि यहाँ था कि 14 रिपीट हो रहा था, उसके ऊपर बार लगा दिए। यहाँ ऐसा कोई भी डिजिट है ही नहीं या ब्लॉक ऑफ डिजिट है ही नहीं जिसके ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं। तो ये ख़त्म तो नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इस तरह का नंबर को हम लोग कह देते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, जिसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन, वो सब नंबर इर्रेशनल नंबर होता था। ये सब हम लोग 9th में देखे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ से क्लास 10th बेसिकली शुरू होता है, ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, मतलब कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को, ठीक है। जैसे कि 6, ठीक है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, पता है, क्योंकि 6 का जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 और नंबर 6 इटसेल्फ छोड़ के और भी फैक्टर है 2 और 3, ठीक है। तो अब देखो 6 को हम लोग क्या लिख दिए 2 × 3, यहाँ पे 6 तो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, लेकिन 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो एक कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग लिख दिए ना प्राइम के मल्टीपल करके, है ना, प्राइम नंबर का मल्टीपल्स में लिख दिए। इस तरह से कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, जैसे कि 10 को भी लिख देंगे हम लोग 2 × 5। यहाँ पे अगेन देखो 2 क्या है, प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो लेकिन 10 तो कॉम्पोजिट था। उसी तरह से हम लोग कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को फॉर्म कर सकते हैं प्राइम के मल्टीपल्स में, ठीक है। अब देखो ये जो फैक्टराइजेशन है क्या किए, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना, जहाँ पे सारा फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हो, है ना। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन है 6 = 2 × 3 ये यूनिक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ऑर्डर को इग्नोर करें, जैसे कि 3 को भी कोई पहले लिख सकता है 2 को बाद में, अगर ऑर्डर को इग्नोर करें तो ये जो वे है ये यूनिक है, मतलब 6 को 2 × 3 करके ही बना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है कि 6 को बना दे प्राइम का मल्टीपल करके। यही 2 प्राइम आएगा, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। ऐसा नहीं कि और भी है कि 2 × 2 × 5 करके, या बहुत सारा और तरीका है जिससे कि ये 6 फॉर्म किया जा सकता है, नहीं है। तो सिर्फ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके ही 6 बनाया जा सकता है, मतलब यही 2 प्राइम है जिससे 6 फॉर्म हो सकता है। तो इसीलिए ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। तो समझ में आ गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। अब इसका एक एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि कंसिडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब बोल रहा है कि 4 to the power n एक कोई नंबर है, ठीक है। n का कोई भी ऐसा वैल्यू है क्या कि n के जगह रख दें कि 4 to the power n जो भी नंबर बनेगा वो 0 से एंड होगा, ठीक है। 0 से एंड होने वाला, जैसे कि एक नंबर है 10 0 से एंड होता है, ठीक है। 250 इसमें भी 0 से एंड हो रहा है, ठीक है। 30 ये भी 0 से एंड हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि n का क्या पावर रख दें कि जो भी नंबर बने वो 0 से एंड हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई n का वैल्यू है पॉजिटिव नंबर में कि वो रख दे तो वो 0 से एंड हो जाए, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक काम करते हैं 4 to the power n का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2, मतलब 2 × 2 × n लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2
2 का पावर 2 होल पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 4 पावर n, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रहता है पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 टू दी पावर 2n लिख सकते हैं ना। तो देखो 4 टू दी पावर n को 2 टू दी पावर 2n लिख सकते हैं। अब n का वैल्यू कुछ भी रखते हैं, चलो n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 इंटू 1 दैट इज 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू क्या, 4, ठीक है। अब चलो n का वैल्यू 2 रखते हैं, n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 2 का पावर 2 टू दी पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 16। तो देखो n का वैल्यू कुछ भी रखें, यहाँ तो एक ही नंबर आ रहा है फैक्टर्स में, सिर्फ 2 ही आ रहा है। अगर एक n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो एक 2 आ रहा है, ठीक है, 2 2 आ रहा है, ठीक है, और n का वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो 4 2 आ रहा है। तो उसी तरह से n का वैल्यू कुछ भी रहे, ये 2 ही रिपीट होते जाएगा बार बार, 2 का नंबर बढ़ते जाएगा, बड़ा नंबर n का वैल्यू लेंगे तो, छोटा लेंगे तो 2 का वैल्यू कम होगा, मतलब 2 का पावर कम होगा, कम 2s होगा उसमें, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन में तो एक ही नंबर आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, देखो इससे ये पता चलता है कि ये, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये गारंटी देता है कि और कोई तरीका नहीं है कि इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कर सके। ये जो फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 2n ये यूनिक है, पहले भी देखें कैसे यूनिक था वो, ठीक है। अब देखो इससे ये पता चला कि 4 टू द पावर n का एक ही प्राइम है, प्राइम फैक्टर एक ही है जो है 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नंबर 0 से एंड होता है वो कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि एक नंबर लेते हैं 10, ये 0 से एंड हो रहा है, तो देखो जो भी नंबर 0 से एंड होगा ना वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। 10 5 से डिवाइड होता है, 250 भी 5 से डिवाइड होगा, 30 भी 5 से डिवाइड होगा। तो जो भी नंबर जिसका एंड में यूनिट डिजिट 0 होता है वो 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। और 5 से डिवाइड होना मतलब 5 उसका फैक्टर होना, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर 0 से एंड होता है उसका फैक्टर में 5 होना चाहिए, ठीक है, तभी वो 0 से एंड करेगा, ठीक है। अब देखो लेकिन हम लोग देखें कि 4 टू द पावर n का तो एक ही फैक्टर था, वो था क्या 2, 4 टू द पावर n का क्या फैक्टर था, ये था, एक ही तो फैक्टर था, सिर्फ 2 था, इसमें तो 5 आ ही नहीं रहा है, इसका फैक्टर में 5 तो नहीं आ रहा है ना, तो 5 नहीं आ रहा है इसका फैक्टर में, इसका मतलब 5 से डिवाइड भी नहीं होगा ये 4 टू द पावर n, ठीक है, 4 टू द पावर n, और 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 0 से एंड ही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखें कि जो भी नंबर 0 से एंड होता है वो 5 से डिवाइड होता है, और 5 से डिवाइड होना मतलब 5 उसका फैक्टर में होना, और 5 तो इसका फैक्टर में आ ही नहीं रहा है, सिर्फ 2 ही है, एक ही फैक्टर है जो है 2, ठीक है। इसका मतलब ये जो डिजिट, ये जो है, ये जो नंबर्स है 4 टू द पावर n, ऐसा कोई n का वैल्यू नहीं है कि ये 0 से एंड हो जाए, क्योंकि इसका फैक्टर्स में सिर्फ 2 ही आ रहा है, 5 आ ही नहीं रहा है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये गारंटी देता है कि यही एक तरीका है, और अगर और भी तरीका होता कि 5 का पावर कुछ करके भी बनाया जा सकता था ये 4 टू द पावर n जो भी है, तो हो जाता फिर, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये गारंटी देता है कि ये छोड़ के और कोई तरीका है ही नहीं कि बना सके 4 टू द पावर n, है ना, तो इसीलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 6 and 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या है ये तो तुम लोग को पता ही है ना। फिर से एक बार, जैसे कि 6 है, 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 6 हो गया 2 का मल्टीपल और 6 हो गया 3 का भी मल्टीपल, लेकिन 2 क्या है 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि एक नंबर है मान लो फॉर एग्जांपल 8, ठीक है, तो 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं 2 इंटू 4, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक नंबर प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन वही होता है जिसमें सारा फैक्टर्स जो है वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। 6 and 20 का HCF निकालने बोल रहे हैं, तो सबसे पहले 6 का क्या निकालेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का, तो 2 इंटू 3, इसका मतलब 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, ठीक है। फिर है 20, तो 20 का करते हैं अब 2 10 2 5, इसका मतलब 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 6 को ऐसे कर दिए और 20 को भी कर दिए, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब निकालना है HCF, तो HCF निकालने के लिए
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 6 और 20 में कौन सा फैक्टर है जो दोनों में है और सबसे बड़ा भी होना चाहिए? तो देखो 2 ही तो है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, और तो कोई है नहीं कि जो दोनों में हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 2 है जो दोनों में है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 6 and 20 इक्वल टू 2, ठीक है। अब LCM कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं, ठीक है। LCM ऑफ 6 and 20, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कॉमन फैक्टर्स नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे कि देख रहे थे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन होना चाहिए दोनों में, ठीक है, वही सब नंबर उठा रहे थे। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर से शुरू करना है और जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है उसको ले लेना है। जैसे कि 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 6 के पास कितना है? 1 ही है, लेकिन 2 20 के पास 2 है, तो इसका वाला लेंगे, 2 का पावर 2 लिखेंगे क्योंकि इसके पास ज़्यादा था। दूसरा नंबर पे जाते हैं जो इससे बड़ा था, 3, 2 के बाद 3 है, तो 3 देख रहे हैं, इसके पास 1 है, इसके पास तो 1 भी नहीं है, तो इसका वाला ले लेंगे, मल्टीप्लाई देके लिख देंगे 3, ठीक है। फिर देखते हैं अगला नंबर क्या है, 3 हो गया, 5 इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास है और वो 1 ही है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 2 × 3 × 5, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 4 0 12 60, ठीक है, 60 हो गया। इसका मतलब LCM क्या हो गया? 60। तो हम लोग जो फाइंड किए, ये क्या तरीका था? HCF फाइंड करने का ये तरीका था कि लोएस्ट पावर देखो कॉमन फैक्टर्स का। जैसे कि देखो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, लेकिन इसके पास तो 2 था, इसके पास सिर्फ 1 है, तो लोएस्ट पावर वाला लेंगे। यहाँ पर पावर 2 था, यहाँ पर पावर 1 था, तो 1 पावर वाला ले लिए और वही हो गया HCF, ठीक है। लेकिन LCM में ऐसा नहीं है। LCM में हम लोग क्या लेंगे? कॉमन फैक्टर्स से मतलब नहीं है, इसके पास है, इसके पास है नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग सारा फैक्टर्स को लेंगे और जिसके पास ज़्यादा पावर वाला है उसका वाला लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 था, लेकिन इसके पास ज़्यादा था तो ज़्यादा वाला लिए, ठीक है। 3 इसके पास था, उसके पास नहीं था, लेकिन उससे मतलब नहीं है, 1 है ना इसके पास तो 1 लिख दिए। सिमिलरली यहाँ 5 1 था इसके पास तो 5 लिख दिए, ठीक है। तो यही चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि HCF अगर निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर, यहाँ कॉमन प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है, देखो कॉमन प्राइम फैक्टर देखें कि दोनों में होना चाहिए और जिसके पास कम वाला है वो ले लेते हैं HCF में, वो हो जाता है HCF। और LCM में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ सिर्फ प्राइम फैक्टर देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर होना चाहिए, मतलब जो भी फैक्टर्स है वो होना चाहिए, दोनों में होने का जरूरत नहीं है, यहाँ कॉमन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइम फैक्टर बस होना चाहिए और जिसके पास ज़्यादा पावर है उसको ले लेंगे, ठीक है, इन्वॉल्व इन द नंबर्स। समझ में आ गया? अब देखो और एक चीज़ वहाँ पे हम लोग देखे थे, जैसे कि क्या आया था, HCF आया था कितना 2 और LCM आया था 60, ठीक है। तो HCF आया था 2 और LCM 60 आया था। तो अगर हम HCF इंटू LCM करें तो क्या आता है देखते हैं, HCF इंटू LCM कर देते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 2 × 60 दैट इज 120 आ रहा है, ठीक है। अब कौन दो नंबर का किए थे, 6 और 20 का किए थे ना, तो उन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस दो नंबर का HCF और LCM निकाले थे, मतलब 6 × 20 कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी 120 हो गया। इससे क्या पता चला कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, वही लिखा हुआ है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होता है, अगर 3 नंबर रहता तो ऐसा नहीं कि LCM इंटू HCF करते हैं तो 3 नंबर का प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, 3 नंबर के लिए नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ 2 ही नंबर होगा तो ही ऐसा होगा कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो LCM अगर HCF है A और B का, LCM है A और B का, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। अभी देख लीजिए ये। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड जिसमें सोनिया 18 मिनट लगाती है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है और रवि वही सर्कल में एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है, ठीक है। और उन लोग दोनों एक ही पॉइंट में एक ही टाइम पे स्टार्ट करता है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में भी जाता है। तो बोला गया है कि कितने समय बाद उन लोग वापस मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जहाँ से शुरू किया है। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए से, सोनिया और रवि दोनों इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, और दो सेम डायरेक्शन में जाने लगा, मान लेते इस डायरेक्शन में जाने लगा है, ठीक है। एक 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, एक 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने समय तो दोनों एक जगह था, और दूसरा कब कितने टाइम बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोनों एक मिलेगा, ठीक है। तो वो टाइम हमें पूछ रहा है, ठीक है।
तो वो टाइम जो भी चक्कर एक राउंड लगाने में लगा रहा है इन लोग, ठीक है, ये 12 लगा रहा है, वो 18, इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम कैसे होगा देख लेते हैं अभी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कि रवि 12 मिनट लगाता है एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो आर जो है फर्स्ट राउंड लगाने में कितना 12 मिनट लगाता है। फर्स्ट राउंड यहाँ से शुरू किया रवि, एक चक्कर आ गया, 12 मिनट हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना लगाती है, फर्स्ट राउंड 18 मिनट लगाइए, ठीक है। मतलब सोनिया यहाँ से स्टार्ट की और वापस जब यहाँ आई तो 18 मिनट हुआ, ठीक है। अब देखो 18 मिनट सोनिया के लिए हो रहा है तो रवि के लिए भी उस वक्त 18 मिनट हो गया है, क्योंकि दोनों का घड़ी एक जैसा चल रहा है ना, एक समय पे दोनों स्टार्ट किया है, ठीक है। वो आगे होगा थोड़ा, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है रवि का सोनिया से, है ना, क्योंकि इसका टाइम कम लग रहा है एक चक्कर लगाने में, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकेंड राउंड में रवि कहाँ होगा। रवि सेकेंड राउंड में कहाँ पे होगा। सेकेंड राउंड पे एक राउंड लगाया, यहाँ हुआ 12 मिनट हुआ, दूसरा राउंड लगाया, वापस यहाँ पर आ गया 12 मिनट, मतलब कितना 12 + 12 24 मिनट हो गया। तो 24 मिनट में फिर से रवि अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, ठीक है। अब सोनिया देखते हैं सेकेंड राउंड में कहाँ है। सोनिया एक राउंड कंप्लीट की थी, पहला स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गई थी 18 मिनट में, फिर यहाँ से शुरू की, फिर 18 मिनट पे वापस यहाँ आ जाएगी, तो मतलब 18 पहले लग चुका था और एक 18, इसका मतलब 36 मिनट पे वापस सोनिया भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ठीक है। अब देखते हैं कि थर्ड राउंड में रवि कहाँ है। आर जो है थर्ड राउंड में कहाँ है, ठीक है। तो 24 मिनट में फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में था और एक राउंड लगा देगा तो कितना हो गया 24 प्लस फिर से 12 मतलब 36 मिनट, ठीक है। तो 36 मिनट में वापस रवि कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट में है। देखो 36 पॉइंट में रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट में है और 36 मिनट में सोनिया भी स्टार्टिंग पॉइंट पे थी, लेकिन इसका सेकंड ही राउंड हो रहा था और रवि का थर्ड राउंड हो गया, ठीक है। इसका मतलब दोनों कब वापस मिल रहा है, दोनों 36 मिनट बाद मिल रहा है, ठीक है। और ये 36 क्या है, दोनों का एलसीएम ही तो है। देखो 12 और 18 का क्या है, कर लेते हैं 2 6 2 3, ठीक है। इसका मतलब 12 = 2 × 2 × 3 और क्या है 18 है, ठीक है। चलो यहाँ करते हैं 2 9 3 3, तो 18 = 2 × 3 × 3, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है हमें, क्या लेते हैं एलसीएम में, कॉमन फैक्टरशिप देखते हैं, मतलब कॉमन नहीं सिर्फ फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट पावर वाला ले लेते हैं, इसके 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा 2 किसके पास है, इसके पास है, 2 है, मतलब 2 का पावर 2, ठीक है। इसके पास फिर अगला नंबर 3 है, 3 इसके पास ज़्यादा है, 3 का पावर 2, ठीक है। मतलब 2 का पावर 2 4, 3 3 = 9, 4 9 = 36। देखो ये 36 ही तो है, मतलब एलसीएम ही तो है वो 36, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा था कि उन लोग कब मिलेगा, ठीक है। तो 36 मिनट बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या सिर्फ 36 मिनट पे ही मिलेगा, नहीं, इनफैक्ट 36 का जितना भी मल्टीपल होता है 72 108 हर उतना मिनट के बाद मिलेगा उन लोग, लेकिन स्टार्ट करने के जस्ट बाद कब मिलेगा, वो 36 मिनट पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे हम लोग इर्रेशनल नंबर्स पे बात करेंगे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स का मैथमेटिकल प्रूफ देंगे। थैंक यू।